आज हम बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बारे में चर्चा करेंगे। बैंकों का राष्ट्रीयकरण 1969 में हुआ। इससे पहले देश में प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम प्रचलन में था। बैंकों पर व्यक्तिगत आधिपत्य था, सरकार का नियंत्रण नहीं था और बैंकिंग कंपनियों के संचालन इससे पूंजी के द्वारा इन्हें चलाया जाता था। चूँकि प्राइवेट बैंकिंग सिस्टम ऋण का जो फ्लो था उसको बिजनेस क्लास की तरफ ज़्यादा समर्पित था, क्योंकि बिजनेस क्लास एक एश्योर्ड इनकम वाला क्लास है, वहाँ सारे रिकॉर्ड उपलब्ध होते हैं। इसलिए ऋण डिस्पर्स करने के लिए या लोन डिस्पर्समेंट में परेशानी भी नहीं होती है, ऋण उपलब्ध कराने में परेशानी होती है, ऋण की मात्रा तय करने में परेशानी होती है और एक बात कहें तो ऋण का रिपेमेंट भी वहाँ से एश्योर्ड होता है। तो क्रेडिट फ्लो उनका बिजनेस क्लास की तरफ था और प्रायोरिटी सेक्टर, जिसे गवर्नमेंट प्रायोरिटी सेक्टर कहती है, इसमें कॉटेज इंडस्ट्रीज़, एग्रीकल्चर लेबरर्स, ग्रामीण दस्तकार, लघु उद्योग, इनको सम्मिलित किया गया है। वहाँ उधर उस सेक्टर की तरफ क्रेडिट फ्लो न के बराबर था और ये सारे सेक्टर अपनी ऋण आवश्यकता के लिए ग्रामीण साहूकार और ग्रामीण जो ऋणदाता थे, सेठ साहूकारों पर निर्भर थे। तो इस प्रकार इस सेक्टर के विकास की संभावनाएं बहुत ही क्षीण थी। इस सेक्टर को विकसित करने के लिए, प्रायोरिटी सेक्टर को विकसित करने के लिए, कृषि को में इनोवेशन लाने के लिए, कृषि उत्पादकता बढ़ाने के लिए, गाँव में रोज़गार पैदा करने के लिए, गांव की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने के लिए सरकार ने बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया। अर्थात गरीब लोगों की, ग्रामीण लोगों की आर्थिक और सामाजिक स्थिति को बेहतर बनाने के लिए सरकार ने बैंकों पर अपना आधिपत्य स्थापित किया, उन्हें अपने नियंत्रण में लिया और इसी को बैंक राष्ट्रीयकरण कहते हैं। एक सबसे पहले 19 जुलाई 1969 को देश के 14 बड़े वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। तत्पश्चात 20 अप्रैल 1980 को 6 और वाणिज्यिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया। इस प्रकार से कुल 20 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ। अब हाल ही में कुछ बैंकों का आपस में विलय कर दिया गया है, तो ये संख्या काफ़ी घट चुकी है। इसे कुछ बैंकों को पंजाब नेशनल बैंक में मिला दिया गया है। स्टेट बैंक से जुड़े हुए बैंक्स थे, उनको स्टेट बैंक में मिला दिया गया है। इस तरह से अब राष्ट्रीयकृत बैंकों की संख्या कम हो गई है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का जो मुख्य उद्देश्य रहा वो प्रायोरिटी सेक्टर को डेवलप करने का ही रहा, ताकि क्रेडिट का फ्लो प्रायोरिटी सेक्टर की तरफ बढ़ाया जा सके और इस क्षेत्र को सब्सिडाइज्ड लोन पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करवाया जा सके, ताकि इनोवेशंस में आसानी रहे, कम ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराया जा सके, ताकि गरीब किसान लोन लेकर के अपनी नए इनोवेशंस का उपयोग करके अपनी कृषि की उत्पादकता बढ़ा सके और ताकि इससे देश में कृषि उत्पादन को बढ़ावा मिले। इन्हीं दिनों हरित क्रांति और श्वेत क्रांति जैसी योजनाएं आई, जिनके लिए किसानों को ऋण की आवश्यकता थी इनोवेशंस के लिए।
उसकी भी पूर्ति करना एक उद्देश्य रहा। राष्ट्रीयकृत बैंकों को शुरुआत में बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ा, क्योंकि बैंकिंग स्टाफ या बैंकिंग मैनेजमेंट इस सेक्टर से ज़्यादा परिचित नहीं था। इसलिए इस सेक्टर को कब और कितनी मात्रा में लोन चाहिए और उसका निर्धारण कैसे होगा, ये उनकी समझ से बाहर था। साथ ही राष्ट्रीयकृत बैंकों के पास साख की भी कमी थी, क्योंकि कृषि और ग्रामीण विकास के इनोवेशंस के लिए बहुत ही पिछड़े हुए सेक्टर थे। तो इनमें इनोवेशन के लिए, नई तकनीक के लिए बहुत सारे ऋण की आवश्यकता किसानों को थी। किसानों की स्थिति पहले से ही दयनीय रही, अतः किसानों को इन नई तकनीकों को लागू करने के लिए ऋण की काफ़ी मात्रा की आवश्यकता थी। तो इतने ऋण की व्यवस्था करना राष्ट्रीय बैंकों के लिए लगभग कठिन कार्य था। दूसरी बात, कृषि क्षेत्र की जो समस्याएं हैं, व्यावसायिक जो क्षेत्र है उसमें सारे रिकॉर्ड्स अप टू डेट होते हैं, सारे रिकॉर्ड्स मेंटेन्ड होते हैं, सारे रिकॉर्ड अपने आप में पूर्ण व्यवस्थित होते हैं पूर्णतः। तो लोन या ऋण स्वीकृत करने में कठिनाई नहीं होती है। लेकिन और एश्योर्ड इनकम होती है, एडिशनल इनकम का पता है कि इतना निवेश किया जाएगा तो उससे कितना एडिशनल इनकम जनरेट होगी। लेकिन कृषि में इस तरह की समस्याएं झेलनी पड़ती हैं। भू अभिलेखों का अभाव होता है, रिकॉर्ड्स का अभाव है, किसानों के पास किसी प्रकार के इनकम रिकॉर्ड्स की कहीं लेखा जोखा नहीं रखा जाता, कोई प्रोडक्शन प्लान नहीं होता है, लैंड रिकॉर्ड्स कंप्लीट नहीं हैं। इन समस्याओं से बैंकिंग स्टाफ को जूझना पड़ा। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी समस्या जो बैंकिंग मैनेजमेंट के सामने थी, वो इस सेक्टर से ऋण वसूली की समस्या थी। क्योंकि सेक्टर रिस्क और अनसर्टेनिटी से भरा हुआ है, एश्योर्ड इनकम नहीं होती, इसलिए एडिशनल इनकम का पता लगाना बड़ा मुश्किल काम है। तो इसलिए ये ऋण पुनर्भुगतान की जो समस्या है, रिपेमेंट की जो समस्या थी, बहुत बड़ी समस्या थी, क्योंकि बिना रिपेमेंट के फंड को रिसाइकिल करना बड़ा मुश्किल काम होता है। इसलिए रिपेमेंट की समस्या से भी बैंकों को सामना करना पड़ा, जो कि उनके लिए एक नई समस्या थी। धन्यवाद।